हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका हम लेक्चर 1 करने जा रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। बायो जहाँ पर भी वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है लिविंग। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। किसी चीज़ को हम किस दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, कभी किसी चीज़ को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उसी तरीके से इस डिवाइड करने को ही हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। हम किसी भी चीज़ को किसी 2 या फिर 3 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर देते हैं। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हो जाता है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी हमारी प्लेनेट के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं कुछ किंगडम्स के अंदर। फिर वो किंगडम्स फर्दर फाइलम के अंदर, फिर फाइलम उसके बाद क्लास में, फिर ऑर्डर में, फिर फैमिली में, फिर जीनस में, और फिर जाके वो स्पीसीज के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। तो इसी तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम कुछ किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें R.H. व्हिटेकर ने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। उसके अंदर जो 5 किंगडम आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और बाकी जो हमारे इनमें जो हमारे 5 टोटल किंगडम है, 5 टोटल किंगडम है, जिसके अंदर मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांटे आता है और एनिमेलिया आता है। प्लांटे और एनिमेलिया को हम फर्दर स्टडी करते हैं। बाकी दो इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट चैप्टर बन रखे हैं, जैसे कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। इनको हम अलग से भी पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। ठीक है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेटेज है, इसलिए इनको अलग से ही चैप्टर दे दिया हुआ है। और बाकी जो 3 है उनको हम पूरी तरीके से इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हम समझ चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को, जो जीव जंतु हैं जो कि जीवित हैं, उनकी क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की पहली अटेम्प्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्लासिफिकेशन की पहली जो अटेम्प्ट थी वो हमारे एरिस्टोटल भाई साहब ने की थी। एरिस्टोटल थे जो ग्रीस के थे। एरिस्टोटल ने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया था कि प्लांट्स को, जो प्लांट्स हमें दिखते हैं हरे भरे, उन्होंने प्लांट्स को हर्ब्स के अंदर, श्रब्स के अंदर और ट्रीज के अंदर डिवाइड कर दिया था। हर्ब्स को उन्होंने बोला कि हर्ब्स जो है उनकी हाइट बहुत छोटी होती है और साथ ही वो ग्रीन उनके पास स्टेम होता है, उनके पास ग्रीन स्टेम होता है और उनकी जो हाइट होती है वो स्मॉलेस्ट होती है। उसके बाद उन्होंने डिवाइड किया श्रब्स के अंदर। ठीक है, श्रब्स, श्रब्स क्या कहते हैं, श्रब्स की जो हाइट होती है, श्रब्स का जो साइज होता है वो इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, हर्ब से ज्यादा और ट्रीज से कम। ठीक है, हमने देखे हैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, उनसे श्रब्स की हाइट कम होती है। ठीक है, तो श्रब्स क्या होते हैं, हर्ब से उनकी साइज ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन उनका जो, अब देखिए इनका जो स्टेम होता है, यंग स्टेम, इनका जब ये नए नए मतलब कि लगाए जाते हैं, तो जो इनका यंग स्टेम होता है वो तो ग्रीन होता है, लेकिन धीरे धीरे इसके जो स्टेम की अपीयरेंस होती है वो वुडी होती जाती है, ब्राउनिश होती जाती है। तो ये श्रब्स के अंदर आ गए, श्रब्स के अंदर ये हमारे श्रब्स हो गए। जैसे कि हर्ब्स के अंदर हमारा एग्जाम्पल हो गया, टोमेटो का एग्जाम्पल हो गया। श्रब्स के अंदर हमारा तुलसी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तुलसी जब हम बीमार होते हैं तो हम तुलसी का जो है काढ़ा पीते हैं। उसके बाद ट्रीज, ट्रीज, ट्रीज देखिए, हम ट्रीज अब देखते हैं अगल बगल बहुत सारे हमारे पास ट्रीज होते हैं, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े वुडी टाइप के। तो सबसे पहले ये टॉलेस्ट होते हैं, टॉलेस्ट और लार्जेस्ट इन साइज होते हैं। और साथ ही साथ इनका जो तना होता है वो वुडी होता है, वुडी होता है, उसका जो फील होता है वो वुडी होता है। अब वुड तो आप जानते हैं कैसी होती है, तो उनका जो स्टेम होता है वो वुडी स्टेम होती है। ठीक है, ये पहला क्लासिफिकेशन किया था एरिस्टोटल ने। उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन, बहुत सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से मेरे कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया, बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स आए जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया किंगडम्स के अंदर। सबसे पहले हमारा आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, उनको कुल मिला के केवल 2 ही किंगडम्स में बांटा गया था, जो कि थे एनिमेलिया और प्लांटे। और इसको भी मेनली जो है सेल वॉल के बेसिस के ऊपर बांटा गया था। जिनके पास सेल वॉल थी उन सभी को प्लांटे में रख दिया, किंगडम प्लांटे के अंदर, और जिनके पास नहीं थी उनको किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। ठीक है, और ये जो सिस्टम्स था ये बहुत रिसेंटली तक यूज किया जाता था, लेकिन इसके जो है हमें ड्रॉबैक्स देखने को मिले। हमने देखे कि इस सिस्टम के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। अब ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है, ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कमियां। ठीक है, कमियां, इसमें बहुत सारी कमियां थी जिसको हमने बहुत बाद में आकर हाईलाइट किया। जैसे कि सिस्टम के अंदर हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को जो है उसको हम सेम वेटेज देते थे, मतलब हम इसके अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अंतर नहीं करते थे। यूनिसेलुलर वो जिनके पास सिंगल सेल होता है, यहाँ पे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स किस में आते हैं, यूनिसेलुलर के अंदर। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे,
अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आपने देखा है अमीबा, यीस्ट, ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल से बने होते हैं। तो इस जो ये हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसके अंदर हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का ध्यान नहीं रखा, इन दोनों को एक साथ एक ही ग्रुप में रख दिया। ये हमारा पहला ड्रॉबैक था। उसके बाद हमने देखा कि हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक के अंदर हमने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, इन दोनों को भी साथ में रख दिया। अब हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना जो है फूड हमारा प्राप्त करता है। लेकिन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये हमारे प्लांट शो करते हैं, ग्रीन प्लांट शो करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म खुद का खाना बनाता है और खुद ही फिर उसकी एनर्जी बनाता है, उसको प्रोसेस करके उससे हमें एनर्जी ले लेता है। तो इसने हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में भी कोई डिफरेंशिएट नहीं किया। उसके बाद यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर भी इसने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया, इन दोनों को भी साथ में रख दिया। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक का मतलब, अब देखिए सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक का मतलब देखेंगे। प्रोकैरियोटिक, तो जब लाइफ की स्टार्ट हुई थी अर्थ के ऊपर, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए थे जो कि थे हमारे बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि किंगडम मोनेरा के अंदर अभी हम पढ़ेंगे। एक वीडियो के अंदर हम एक जो है हम किंगडम कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल, देखिए प्रोकैरियोटिक एक टाइप ऑफ सेल है जिसके अंदर होता क्या है, जैसे देखिए ये हमारी सेल है, मान लीजिए ये हमारी सेल है। सेल के अंदर जो हमारी इसका सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ऐसे साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। इसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और इसके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे कि देखिए यूकैरियोटिक सेल, अब देखिए ये यूकैरियोटिक सेल है, ये इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, ये इसके ऊपर सबसे पहले न्यूक्लियस है और इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है। और जिसके पास ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसको हम प्रोकैरियोटिक के अंदर डाल देते हैं। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल हो गया जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और उस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी कोई अंतर नहीं किया है इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, ठीक है। ये हमारा पहला पोर्शन कवर होता है। इसके बाद हम देखेंगे अब तो अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे आर एच विटेकर ने जो थ्योरी दी थी हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, आर एच विटेकर ने दी थी 1969 में। सबसे पहले हम देखते हैं आर एच विटेकर। आर एच विटेकर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। क्या दिया इन्होंने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए आर एच विटेकर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी 1969 में। 1969 में आर एच विटेकर ने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अब 5 किंगडम हम देखते हैं कि ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं। सबसे पहले 5 किंगडम के अंदर सबसे पहले हमारा आ जाता है मोनेरा। इसके अंदर हमारे बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, ये हमारा सबसे पहला किंगडम है, किंगडम मोनेरा। उसके बाद हम इसको बांट देते हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा जो हमारा ये किंगडम होता है इसके अंदर जो है यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आते हैं प्रोटिस्टा में। उसके बाद हम बांट देते हैं इसको फंजाई में। उसके बाद हमारा आ जाता है फंजाई, ठीक है, फंजाई आ जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं किंगडम प्लांटे और यहां से हम निकाल देते हैं किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो जो आर एच विटेकर की 1969 के अंदर उन्होंने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं किंगडम मोनेरा, उसके बाद आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद आ जाता है किंगडम फंजाई, उसके बाद आ जाता है किंगडम प्लांटे या फिर प्लांट किंगडम, उसके बाद हमारा आ जाता है एनिमल किंगडम। तो इनकी जो स्टडी है हमें करना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। जो हमारा किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया है इसको हम फर्दर फिर उसको हम पूरे इनके ऊपर एक पूरा चैप्टर डिवोट किया गया है प्लांट किंगडम के ऊपर और एनिमल किंगडम के अंदर। इस जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम मोनेरा को ढंग से कंप्लीट करेंगे।
मोनेरा के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दी थी आर एच विटेकर ने 1969 के अंदर हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी। ठीक है, इन्होंने हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी, लेकिन इसका बेसिस क्या था, किस बेसिस के ऊपर, किन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमें इन्होंने ये हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी। तो उसके अंदर जो हमारा सबसे पहला था वो हमारा था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर का मतलब वो प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक। उसके बाद हमारा थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है। उसके बाद हमारा इन्होंने दिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद इन्होंने देखा था कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किस टाइप से कर रहा है वो, किस तरीके से रिप्रोडक्शन। और आखिरी में हमारा आ जाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब देखिए ये वो बेसिस है जिसके ऊपर हमें आर एच विटेकर ने 1969 के अंदर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी, जिसके अंदर हमारा आ जाता है सेल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारा आ जाता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद हमारा आ जाता है रिप्रोडक्शन, उसके बाद हमारा आ जाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, कौन पहले आया कौन बाद में आया ये हम कवर करते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स में, मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, सबसे पहले ये हमें पता चल चुका है कि आर एच विटेकर ने हमें क्लासिफिकेशन दी थी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद एनसीईआरटी हमें बताती है कि किस तरीके से जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था, तो किस तरीके से दो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक टाइप के नहीं थे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो एनसीईआरटी है वो हमें पहले प्रोकैरियोटिक के अंदर यूकैरियोटिक के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं करती थी। ठीक है, उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक के अंदर भी कोई डिफरेंशिएट नहीं करती थी। तो उसका एक एग्जांपल दे रखा है हमें एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी ने दे रखा है कि क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास एक ऑर्गेनिज्म होता है, ये होता है यूनिसेलुलर। और उसके बाद हमें एग्जांपल दे रखा है स्पाइरोगिरा। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगिरा को पहले एक ही किंगडम के अंदर जो है वो कर दिया जाता था, क्लासिफाई कर दिया जाता था। जबकि आप देखिए ये यूनिसेलुलर है और ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये एक एग्जांपल हमें एनसीईआरटी बताती है कि किस तरीके से पहले के ज़माने में, पहले जब उतना इवॉल्व नहीं हुआ था हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो उस समय क्या करते हैं, उस समय क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगिरा एक ही किंगडम के अंदर आ गए थे। ठीक है, एक ही साथ इनकी ग्रुपिंग हो गई थी। अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक है हम वो करने जा रहे हैं, जो कि हमारा किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। अब सबसे पहले किंगडम मोनेरा की कोई जनरल जो है इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि किंगडम मोनेरा की हमारे पास क्या क्या हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसकी खूबियां हैं। तो सबसे पहले हमारी कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर जो है बैक्टीरिया इसका सोल मेंबर होता है, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर। अब बैक्टीरिया सोल मेंबर से कहने का क्या मतलब है, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर का मतलब है कि इस किंगडम के अंदर जो हमारा किंगडम मोनेरा है, इसके अंदर हमारा जो इकलौता जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया आते हैं इसके अंदर। क्योंकि अब देखिए किंगडम मोनेरा के अंदर हमारे पास आ जाते हैं सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हमारा इकलौता ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, तो ये सोल मेंबर होता है पूरे किंगडम मोनेरा का। साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब सबसे ज्यादा इस एनवायरनमेंट में, इस वर्ल्ड के अंदर पाया जाने वाला जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो हमारा बैक्टीरिया ही है। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट, यहाँ पे लिख देते हैं मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर, बैक्टीरिया सोल मेंबर होता है, इकलौता मेंबर होता है, और साथ ही साथ मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म भी हमारा बैक्टीरिया होता है। साथ ही साथ ये कॉस्मोपॉलिटन होता है,
अब कॉस्मोपॉलिटन से कहने का मतलब क्या हुआ? कॉस्मोपॉलिटन से कहने का मतलब है कि ये हर जगह पाए जाते हैं, दे आर फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर। और जो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो गया कि जो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं, दे आर फाउंड एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो हम बैक्टीरिया की 3 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। सोल मेंबर होते हैं, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ठीक है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? बार बार कहने का एक ही पॉइंट है कि आपको याद हो जाए कि बैक्टीरिया जो हमारा किंगडम मोनेरा है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, मेरा बार बार कहने का बस यही जो हमारा उद्देश्य है। उसके बाद साथ ही साथ इसकी एक और प्रॉपर्टी हो जाती है, एक प्रॉपर्टी इसकी हो जाती है कि ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं। अब एक्सट्रीम हैबिटेट से मेरा क्या मतलब है? एक्सट्रीम हैबिटेट से मेरा मतलब है कि ये उन जगह पाए जाते हैं जहाँ पर जो है लाइफ नॉर्मली पॉसिबल नहीं होती, जहाँ पर जो है लाइफ के सस्टेन होने के चांसेस मिनिमम होते हैं, बहुत कम होते हैं। उन जगह भी हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, किंगडम मोनेरा के हमारे मेंबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम हैबिट, दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। अब जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं वो भी हम देखेंगे कौन से बैक्टीरिया हैं जो हमारे एक्सट्रीम हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं। वो एक्चुअली आर्के बैक्टीरिया होते हैं। इसके आर्के बैक्टीरिया के बारे में भी हम पूरा जो है इसको क्लासिफाई करके उसकी डिटेल स्टडी अभी का हम करेंगे। दे आर फाउंड इन ऑल्सो इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, एक्सट्रीम हैबिटेट्स। ठीक है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स, कॉस्मोपॉलिटन मीन्स फाउंड एवरीवेयर एंड दे आर फाउंड आल्सो इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। एक्सट्रीम हैबिटेट्स की हम स्टडी हम करेंगे। आर्के बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे पास रूमिनेंट्स के गट के अंदर भी पाए जाते हैं, एक्सट्रीम सैलिनिटी वाले एरिया में भी पाए जाते हैं, और साथ ही साथ थर्मो एसिडोफाइल्स जो कि बहुत एक्सट्रीम गर्मी और साथ ही साथ एक्सट्रीम एसिडिक जो मीडियम के अंदर भी पाए जाते हैं, वो हमारे आर्के बैक्टीरिया होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे अभी। उसके बाद शेप्स के बेसिस के अंदर हम 4 ग्रुप्स के अंदर बैक्टीरिया को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए शेप के बेसिस के ऊपर, ठीक है, शेप के बेसिस के ऊपर हम इसको 4 जो है ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। सबसे पहले हमारे आ जाते हैं स्फेरिकल कॉकस। जो हमारे पास स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कॉकस के अंदर क्लासिफाई करते हैं। स्फेरिकल मतलब जो गोल मटोल होते हैं, पूरे गोल होते हैं। स्फेरिकल के अंदर हमारे आ जाते हैं कॉकस, स्फेरिकल कॉकस। ठीक है, और जो हमारे रॉड लाइक होते हैं उनको हम कर देते हैं बैसिलस के अंदर, रॉड शेप्ड बैसिलस, रॉड शेप्ड बैसिलस। ठीक है, और जो हमारे स्पाइरल की शेप में होते हैं उनको हम स्पिरिलम बोल देते हैं। जो हमारे पास स्पाइरल की शेप में होते हैं वो हमारे पास स्पिरिलम हो जाते हैं, स्पिरिलम। और साथ ही साथ जो हमारे पास कॉमा की शेप में होते हैं, इस तरीके से होती है उनकी शेप थोड़ी, जो इस शेप के अंदर पाए जाते हैं, कॉमा शेप्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं विब्रियो। ठीक है, अब देखिए स्फेरिकल कॉकस, मैं इसकी स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। स्फेरिकल कॉकस, रॉड शेप्ड बैसिलस। ठीक है, आपने लैक्टोबैसिलस का नाम सुना होगा जो दही के अंदर पाया जाता है, कर्ड के अंदर। स्पिरिलम, स्पिरिलम की शेप कुछ ऐसी सी होती है, इसके फ्लैजिला होते हैं, और साथ कॉमा शेप्ड विब्रियो, कॉमा शेप्ड। ठीक है, ये हम किंगडम मोनेरा की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप्स, शेप्स के बेसिस के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाते हैं किंगडम मोनेरा। अब कुछ जो है बैक्टीरिया की कुछ और खासियत भी देख लेते हैं किंगडम मोनेरा की। ठीक है, अब देखिए सब ये नीट में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, कि आपको एनसीईआरटी में से ये एक लाइन दे देंगे और आपको पूछ लेंगे कि कौन से किंगडम के बारे में कही जा रही है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मोनेरा हमारे पास किंगडम होता है, ये जो हमारे ये स्ट्रक्चर के अंदर तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन ये बिहेवियर के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो मोनेरा के जो हमारे पास मेंबर हैं बैक्टीरिया, वो स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन दे आर वेरी डाइवर्स इन देयर बिहेवियर। यहाँ पे लिख देते हैं हम
very simple in structure but very diverse in behavior। ठीक है, ये लाइन एज इट इज उठ के आ सकती है पेपर के अंदर। ठीक है, इसके पास मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, मतलब इसके पास मोस्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। आप किसी भी किंगडम को उठा लीजिए, उनके अंदर इतने टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होगा जितना बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो इसी को हम कहते हैं मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक जो है हमारे पास रिएक्शंस होती है, डाइवर्सिटी होती है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब देखिए, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर वेरी डाइवर्स इन बिहेवियर, ये किसके बारे में कहा जाता है? ये कहा जाता है किंगडम मोनेरा के बारे में। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये किसके लिए कहा जाता है? ये हमारा क्या कहा जाता है? किंगडम मोनेरा के लिए। अब हम किंगडम मोनेरा को हम डिवाइड कर देते हैं दो ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई कर देते हैं दो बैक्टीरिया के अंदर। एक हमारे पास हो जाते हैं आर्के बैक्टीरिया, और एक हमारे पास हो जाते हैं यू बैक्टीरिया। ठीक है, अब वन बाय वन इनकी जो है हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया, अब देखिए आर्के बैक्टीरिया जो हमारे बैक्टीरिया हैं, ये सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं, सम ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं। यही वो बैक्टीरिया हैं जो कि सबसे ज़्यादा हार्श और सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर जो है लाइफ का सस्टेन होना मुश्किल है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। आर्के बैक्टीरिया जो है हमारे, वो मोस्ट हार्श हैबिटेट्स के अंदर रह सकते हैं, जहाँ पे जो है नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स जो है सस्टेन नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। कुछ उन जगहों पर, उन गिनी चुनी जगहों पर आर्के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं हमारे पास हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स, एक्सट्रीम सैलिनिटी सी, जैसे कि एक्सट्रीम सैलिनिटी वाले एरिया में, एक्सट्रीम सैलिनिटी वाले एरिया में। साथ ही साथ ये रूमिनेंट्स की गट के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, रूमिनेंट्स के गट्स के अंदर पाए जाते हैं। रूमिनेंट्स मतलब जैसे कि हमारे गाय हो गई, भैंसे हो गई, ये रूमिनेंट्स होते हैं, इनके गट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, मेथनोजन पाया जाता है। अब ये हमारे मोस्ट हार्श हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं हमारे पास आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये इसके पीछे रीजन क्या है? ये इतने हार्श हैबिटेट के अंदर इतनी इजीली सर्वाइव कैसे कर लेते हैं? इसका जो है हमारे पास इसका आंसर है कि इनके पास डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। इनका जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है ये बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं आर्के बैक्टीरिया को। आर्के बैक्टीरिया भी हमने देखा, मेथनोजेंस की बात की हमने, हेलोफाइल्स की बात की हमने, थर्मोएसिडोफाइल्स की बात की। तो देख लेते हैं, आर्के बैक्टीरिया को हम 3 में डिवाइड कर देते हैं, 3 ग्रुप्स के अंदर। सबसे पहले हमारे आ जाते हैं मेथनोजेंस। ठीक है, मेथनोजेंस जो है हमारे, ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। ऑब्लिगेट एनारोब्स मतलब कि ये एक्सट्रीम एनारोबिक कंडीशन में ही रहते हैं। एनारोबिक कंडीशन का मतलब हो जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत ना हो, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर ही अपना जो है गुजारा करते हैं मेथनोजेंस। तो ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, जहाँ पर इन्हें ऑक्सीजन मिल जाएगी ये मर जाएंगे। ठीक है, ये हो जाते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स।
ठीक है। मैथनोजन जो है हमारे वो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, ये रूमिनेंट की गट के अंदर पाए जाते हैं, रूमिनेंट्स की गट के अंदर पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ये मीथेन गैस की जो है फॉर्मेशन करते हैं डंग से उनके। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जैसे कि हमारे पास गाय हो गई, बफेलो हो गई, इनका जो डंग होता है इससे ये मीथेन गैस की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अरे फॉर्म मीथेन, फॉर्म्स मीथेन गैस, ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस को, प्रोड्यूस या फिर फॉर्म्स मीथेन गैस। ये हमने पढ़ लिया मैथनोजेंस के बारे में। मैथनोजेंस के बारे में फिर उसके बाद जो हमारी अगली कैटेगरी है वो हमारी हेलोफाइल्स। हेलोफाइल जो हमारी फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या होता है, वो एक्चुअली वो होते एरोब्स ही हैं, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही पसंद करते हैं, ठीक है। मोस्टली वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन जहाँ होते हैं वहाँ पे आसानी से वो हमारा रेस्पिरेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें ऑक्सीजन ना भी मिले, किसी दिन ना भी मिले ऑक्सीजन, तो वो अपना गुजारा कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। वो एक्चुअली एरोब्स होते हैं, मतलब कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी दिन ऑक्सीजन ना भी मिले, किसी समय ऑक्सीजन ना भी मिले, तब भी वो अपना गुजारा कर लेते हैं, सर्वाइवल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एनारोब्स। जो हेलोफाइल्स होते हैं हमारे फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, एक्सट्रीम सैलिनिटी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम सैलिनिटी के अंदर पाए जाते हैं हमारे पास हेलोफाइल्स, ठीक है। ये हमारे पास हो गया हेलोफाइल्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स के बारे में। थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। मैथनोजेंस और हेलोफाइल्स के बारे में हम जान चुके हैं। उसके बाद थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स जैसा कि इसके नाम में पता चल रहा है, थर्मो, थर्मो का मतलब जहाँ पे इसको गर्मी चाहिए, इस जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, आर्के बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफाइल्स, इनको गर्मी चाहिए। थर्मो, थर्मो से हमें पता चल रहा है कि इनको गर्मी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर एक वर्ड है एसिडो, एसिडो मतलब कि ये थोड़े एसिडिक मीडियम में रहना पसंद करते हैं। तो इनका टेम्परेचर भी जो है ज़्यादा होना चाहिए, और साथ ही साथ जो पीएच है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसी जगह कहाँ पे होती है, ये होती है हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, ये पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग्स में। हॉट स्प्रिंग्स के अंदर जो है हमारे पास थर्मो एसिडोफाइल्स पाए जाते हैं। अब इनको जो टेम्परेचर चाहिए होता है, ये चाहिए होता है लगभग 80 के बराबर, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं लगभग 80 के बराबर, 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस के पास इन्हें तापमान चाहिए होता है, और साथ ही साथ इन्हें जो पीएच चाहिए होती है वो 2 चाहिए होती है, 2 की पीएच चाहिए होती है, 2 या फिर इससे कम की पीएच के अंदर ये इजीली सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो है रहन सहन वैसा ही होता है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। आर्के बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया। आर्के बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं, वो हमारे पास आर्के बैक्टीरिया होते हैं। इसका रीजन होता है क्योंकि इनके पास एक डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। आर्के बैक्टीरिया को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं मैथनोजेंस के अंदर, हेलोफाइल्स के अंदर, थर्मोएसिडोफाइल्स के अंदर। मैथनोजेंस जो है हमारे पास ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, मतलब इन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होते, जिस दिन इन्हें ऑक्सीजन मिल गई ये मर जाएंगे। ये साथ ही साथ ये रूमिनेंट एनिमल्स की गट के अंदर पाए जाते हैं, गट मतलब गले के अंदर पाए जाते हैं, और वहां पर ये जो इनके डंग है रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स, इनकी डंग से ये मीथेन गैस की फॉर्मेशन करते हैं, या फिर मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, हेलोफाइल्स। अब हेलोफाइल जो है, हेलोफाइल्स का मतलब हो जाता है ये एक्सट्रीम सैलिनिटी के अंदर रहते हैं, ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, मतलब ये एक्चुअली एरोब्स होते हैं, एक्चुअली ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर रेस्पिरेशन करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर इन्हें ऑक्सीजन ना भी मिले तब भी ये गुजारा कर लेते हैं। ये होते हैं हेलोफाइल्स, ये एक्सट्रीम सैलिनिटी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, थर्मो का मतलब हीट हो जाती है, इन्हें हीट चाहिए होती है, और एसिडो मतलब कि जो है इनकी पीएच कम होनी चाहिए, एसिडिक मीडियम में रहना पसंद करते हैं। ये हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं जहां पर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है। 80 डिग्री सेल्सियस लगभग इसका तापमान होना चाहिए, और 2 इसकी पीएच होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया आर्के बैक्टीरिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया। अब यू जो यहाँ पे है इसका मतलब होता है ट्रू, और बैक्टीरिया, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के नाम के अंदर देखिए क्या छुपा है। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि इस तरीके से माना जाता था कि जो असली बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, और यू बैक्टीरिया के पास रिजिड सेल वॉल होती है। रिजिड सेल वॉल का मतलब टाइट सेल वॉल, जो कि कहीं भी डिगे ना, बिल्कुल टाइट सेल वॉल होती है। और उनकी जो पैकेज होते हैं एटम्स के उसके अंदर, वो बिल्कुल टाइट पैकेजिंग होती है, इसलिए वो रिजिड होती है। हम केमिस्ट्री के अंदर भी घुस जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कोई नहीं। यू बैक्टीरिया जो हमारे पास है वो ट्रू, उसके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है, जिसलिए हम उसको यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसके नाम में ही छुपा है ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, इसके यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। ठीक है, यू बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एक होती है हमारी प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो टाइट होती है। ठीक है, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया को। देखिए इसी के अंदर हम क्लासिफाई कर देते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ही हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे। अब साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो हमारे पास, इसके पास क्लोरोफिल ए होता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के पास जो क्लोरोफिल ए होता है वो साइनोबैक्टीरिया के पास भी पाया जाता है, तभी हम इसको बोलते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, इसके पास हो जाता है हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। साइनोबैक्टीरिया जो होता है इसके पास हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है, साथ ही साथ ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है, इसके पास ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी होता है। अब जो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कोलोनियल भी हो सकते हैं, और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि वो एक ही सेल से बने हो। कोलोनियल, कोलोनियल का मतलब होता है कि वो कोलोनियल का मतलब हो जाता है कि वो पूरी बस्ती में रहते हैं, वो अकेले नहीं रहते, वो सॉलिटरी नहीं होता, वो सॉलिट्यूड में नहीं रहते, वो हमारे पास ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, पूरी बस्ती में प्रेजेंट होते हैं। तो इस ये जो हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, या फिर कोलोनियल हो सकते हैं, या फिर फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस का मतलब वो जो है फिलामेंट के रूप में पाए जाते हैं, फिलामेंटस। ये हमारे पास इस टाइप के साइनोबैक्टीरिया हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं उनकी जो बॉडी होती है साइनोबैक्टीरिया की, वो एक जेलेटिनस शीथ के द्वारा जो है कवर्ड की जाती है। जेलेटिनस शीथ मतलब जेलेटिन एक टाइप का आप समझ सकते हैं, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि कवर करता है इनकी बॉडी को। ठीक है, ये हमारे पास ये कवर्ड बाय जेलेटिनस शीथ, कवर्ड बाय जेलेटिनस शीथ। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है साइनोबैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया की। और साथ ही साथ ये they also cause blooms in polluted water, also causes blooms in polluted water। ठीक है, ये हमारे पास साइनोबैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज होती है। साथ ही साथ इनके अंदर हेटेरोसिस्ट्स पाए जाते हैं। हेटेरोसिस्ट्स आप कह सकते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ जो है हमारे पास सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्स की जाती है। जैसे कि नॉस्टॉक और एनावेना जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, माइकोराइजा में इस तरीके से ये नॉस्टॉक और एनावेना जो है हमारे पास, ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं नॉस्टॉक और एनावेना। ये माइकोराइजा या फिर ऐसे जो हायर प्लांट्स हैं इनके साथ जो है डील कर लेते हैं, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर लेते हैं, जिसके अंदर जो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं वो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया करते हैं। और किसकी मदद से करते हैं? वो इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका काम ही नाइट्रोजन की फिक्सेशन करना होता है, वो होते हैं हमारे पास हेटेरोसिस्ट्स। दे हैव हेटेरोसिस्ट्स, हैव हेटेरोसिस्ट।
ये किस काम आते हैं? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। हेटेरोसिस्ट जो होते हैं वो जो हमारे पास नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं, इसका एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल में आ गया नॉस्टॉक और एनाबेना, ठीक है। नॉस्टॉक और एनाबेना की एग्जांपल हो गए जिनके अंदर हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। अब जो है हम बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं, मोनेरा के न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं। अब देखिए न्यूट्रिशन, देखिए ठीक है। न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहले हम बांट देते हैं इनको ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के अंदर। ये जो टॉपिक है हमारे पास न्यूट्रिशन का, इसको थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी है, थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये साल दर साल नीट के एग्जाम में पूछी गई है। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक के अंदर और हेटेरोट्रॉफिक के अंदर, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के अंदर सबसे पहले हम क्लासिफाई कर देते हैं न्यूट्रिशन को। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, वो हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक में आ जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई न्यूट्रिशन, इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब इसके बाद ऑटोट्रॉफिक को भी हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। पूरा पेज इसके लिए चाहिए होगा हमें। टॉपिक पढ़ रहे हैं हम न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को हम क्लासिफाई कर देते हैं फर्दर फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सनलाइट की मदद से अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। और दूसरा हमारे पास हो गया कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक में अंतर क्या होता है? फोटो ऑटोट्रॉफिक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फोटो का मतलब होता है लाइट, और जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जो कि लाइट की मदद से अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, वो हमारे पास हो जाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। और जो केमिकल्स की मदद से, ठीक है, केमिकल्स की मदद से और वेरियस जो है हमारे पास नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करके जो एटीपी बनाते हैं, जो खाना ऑब्टेन करते हैं, वो हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफिक में आते हैं, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक का ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक के अंदर हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले, ये क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है सबसे पहले यहाँ पे CO2 चाहिए होता है। अब जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कैसे करते हैं? उनको CO2 चाहिए होता है, साथ ही साथ वाटर चाहिए होता है। और वाटर उनको किस लिए जरूरत होती है? वो होती है वाटर की उन्हें जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हाइड्रोजन देने वाला भी कोई जो है हमारे पास सब्सटेंस होना चाहिए। तो CO2 के साथ यहाँ पर वाटर की जगह हम इस बार सल्फर लेते हैं, ठीक है, H2S, ठीक है। इस बार हम H2O नहीं लेते, इस बार हम सल्फर डाल देते हैं, O की जगह, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है। ये देखिए, ऑक्सीजन की जगह हमारे पास सल्फर आ गया, और फिर ये बनाते हैं C6H12O6, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, जो कि ऑक्सीजन निकलता है हायर प्लांट्स के अंदर, लेकिन फोटो ऑटोट्रॉफिक के अंदर जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो हमारे पास निकल जाता है सल्फर, ठीक है। यहाँ पे सल्फर निकलता है, ठीक है, सल्फर एज बाई प्रोडक्ट निकलता है, बाई प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, CO2 था, इसको फिर कुछ ऐसा मीडियम चाहिए था जो कि इसको H आयन दे। वो हमारा काम करता है H2S से फिर यहाँ पे C6H12O6 बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट एंड क्लोरोफिल, आप यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन, यहाँ पे क्लोरोफिल, ठीक है, ये लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं लाइट। क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस के अंदर C6H12O6 बनता है, जो कि हमारा ग्लूकोज होता है, और साथ ही साथ एज बाय प्रोडक्ट हमारे पास सल्फर बन जाता है। तो यहाँ पे एज बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एन ऑक्सीजनिक, ठीक है ना, एन ऑक्सीजेनिक रिएक्शन, ठीक है ना।
एन ऑक्सीजेनिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ इसको एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये हमारा हो गया फोटो ऑटोट्रॉफिक का कॉन्सेप्ट। उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं, ये वेरियस नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस का ये करते हैं। कीमोटोट्रॉफ्स में क्या होता है, कीमोटोट्रॉफ्स के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ये वेरियस नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस का जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन करते हैं वेरियस नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस का। और साथ ही साथ उसके अंदर जो एटीपी रिलीज होती है इनका हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब इनके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी जो हमारे पास एटीपी रिलीज होती है उसी को ये खाना बनाने में यूज में ले लेते हैं, ठीक है, इस समय एटीपी रिलीज होती है, ठीक है, और इसी एटीपी को ये खाना बनाने के अंदर यूज ले लेते हैं। ये हमारे पास हो जाते हैं कीमोटोट्रॉफ्स। ये हमने पढ़ लिया पूरा मोनेरा किंगडम के अंदर या फिर बैक्टीरिया के अंदर किस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन कौन कौन टाइप का होता है। इसके बाद हमने इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक वाला पार्ट कवर कर दिया। अब हम देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक वाला पार्ट। हेटेरोट्रॉफिक जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्या सिस्टम होता है। अब जो हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, अब एनसीईआरटी के अंदर हेटेरोट्रॉफिक के अंदर हमारे पास केवल एक ही चीज दी गई है। इसके अंदर देखिए हमारे पास दे रखा है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही दे रखा है। इसके अंदर हमारे पास दे रखा है कि मेनली डिकम्पोजर्स का रोल अदा करते हैं, ये मेनली डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं। आपने देखी होगी क्या, कई बार कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो कुछ दिनों बाद उसकी बॉडी गायब हो जाती है वहां से, ठीक है, केवल हड्डियां ही बचती हैं। तो बाकी जो बॉडी रिमेनिंग जो फ्लैश था उसको डिकम्पोज किया गया है डिकम्पोजर्स द्वारा, ठीक है, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ये हमारे पास हो जाते हैं हेटेरोट्रॉफिक के अंदर मोस्ट अबेंडेंट, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक मोस्ट अबेंडेंट टाइप जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो मोस्टली होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। केवल कुछ ही ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये होते हैं मोस्ट अबेंडेंट। ये हमारे पास हो जाते हैं मोस्ट अबेंडेंट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया न्यूट्रिशन के अंदर, हमने ऑटोट्रॉफिक भी कवर कर लिया, हेटेरोट्रॉफिक भी कवर कर लिया। अब हम देखते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप से होती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन किस टाइप से होती है। ये मेरे पास न्यूट्रिशन का टॉपिक मिटा देते हैं, पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आता है एसेक्सुअल, और यहाँ पे इनके अंदर प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इनके अंदर सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या है, इनके अंदर केवल जेनेटिक एक्सचेंज होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है जिसको हम बोलते हैं सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल के अंदर ये मेनली फिजन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, फिजन से मतलब कि ये हमारे पास ये बैक्टीरिया है, ये हमारे पास डिवाइड होकर यहाँ पे इसने एक डॉटर सेल बनाई और यहाँ पर एक डॉटर सेल बनाई, ठीक है। ये करता है ये फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, फिजन करता है ये फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, ये फिजन कर लेता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन आए, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन आए तो एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान ये क्या करता है, एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। उस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। फेवरेबल कंडीशन के समय ये नॉर्मली फिजन कर लेता है, फिजन से डिवाइड कर लेता है, लेकिन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन क्या करता है, जब इसके फेवर में नहीं होती कंडीशन, इसके पक्ष के अंदर कंडीशन नहीं होती, विपक्ष में होती है, तो क्या करता है ये फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है। फ्रूटिंग बॉडी का नाम होता है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर इसको जो है बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं जो कि इसको तबाह करना चाहती हैं उससे बचाती हैं, ठीक है। एंडोस्पोर का काम ही होता है प्रोटेक्शन देना। जो हमारे पास एंडोस्पोर होता है ये हमारे बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम किसका होता है, एंडोस्पोर का। अब पेस्चराइजेशन आपने पढ़ा है कि पेस्चराइजेशन का मतलब होता है जैसे कि
दूध है, दूध के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया तो हम उसको पहले बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे, फिर बहुत ही ज़्यादा कूल टेम्परेचर पे ले जाएंगे, लेकिन उस समय अगर बैक्टीरिया के ऊपर एंडोस्पोर हुआ तो वो पेस्चराइजेशन से भी नहीं मरेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे कि वो पेस्चराइजेशन से भी नहीं मरेगा अगर इसके ऊपर एंडोस्पोर जो है हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक एक्सचेंज होता है, जेनेटिक एक्सचेंज। जेनेटिक एक्सचेंज ये भी 3 तरीकों से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और साथ ही साथ कॉन्जुगेशन। ये हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये हमें पढ़ना नहीं है, हम इतना ही देख लेते हैं कि इनके अंदर सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, केवल जेनेटिक एक्सचेंज होता है। जेनेटिक एक्सचेंज फर्दर मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्जुगेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन से, ट्रांसडक्शन से इसके अंदर जेनेटिक एक्सचेंज होता है। कॉन्जुगेशन के अंदर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब होती है। फर्दर फिर हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो है हमारे पास एस स्ट्रेन है वो जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारे पास ट्रांसडक्शन होता है उसके अंदर बैक्टीरियोफाज द्वारा जेनेटिक एक्सचेंज होता है, लेकिन वो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा में आ जाएगा, कभी किसी और शॉर्ट्स के अंदर या फिर लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के अंदर हमें केवल इतना ही पढ़ना था। उसके बाद एनसीईआरटी के अंदर कुछ ऐसी डिजीजेस दी गई है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली कुछ डिजीजेस दी गई हैं। उससे पहले हम माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा हमारा ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती। हमने देखा है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है उसके पास एक पेप्टाइडोग्लाइकन की जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की उसके पास सेल वॉल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है इसके ऊपर किसी भी टाइप की सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो इसके पास कोई सेल वॉल होती नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ। ठीक है, इनके पास कोई कोटिंग नहीं होती, कोई लेयर नहीं होती इनके पास सेल वॉल की। यहाँ पे हम लिख देते हैं नो सेल वॉल, नो सेल वॉल। ठीक है, साथ ही साथ इसको कहते हैं बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ, बैक्टीरिया विथ देयर कोट्स ऑफ। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, ये एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ कहा जाता है क्योंकि ये कोई भी इसके ऊपर कोटिंग नहीं होती है सेल वॉल की। साथ ही साथ ये जो है हमारे पास ये पैथोनोजेनिक होते हैं। ठीक है, पैथोनोजेनिक। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये डिसीज कॉज करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं, ये जो हमारे पास डिसीज कॉज करते हैं एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी। ठीक है, माइकोप्लाज्मा हमने पढ़ा, ये एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, इसलिए उनको कहा जाता है बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ। साथ ही साथ ये पैथोनोजेनिक होते हैं, पैथोनोजेनिक का मतलब जो है बीमारियां कॉज करते हैं। इसके एनिमल के अंदर भी बीमारियां कॉज करते हैं, साथ ही साथ ये प्लांट के अंदर भी बीमारियां कॉज करते हैं। ये हमारे पास हो जाते हैं माइकोप्लाज्मा। साथ ही साथ ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स एवर नोन। आज तक की हिस्ट्री के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल्स होते हैं हमारे पास वो माइकोप्लाज्मा के ही सेल्स होते हैं। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा के बाद हम जो आखिरी टॉपिक है, कुछ बीमारियां जो कि बैक्टीरिया के द्वारा की जाती हैं या फिर किंगडम मोनेरा के मेंबर्स द्वारा की जाती हैं। ठीक है, अब इनके अंदर क्या क्या आता है, इनके अंदर आ जाता है हमारे पास टाइफाइड, कोलेरा, टेटनस। ठीक है, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये कुछ हमारे पास जो है बीमारियां हैं, कुछ डिसीजेज हैं जो कि हमारे पास बैक्टीरिया द्वारा कॉज की जाती हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, टाइफॉइड हो गया, टेटनस हो गया, कोलेरा हो गया, साइट्रस कैंकर हो गया। ठीक है, साइट्रस कैंकर एक ही बीमारी है। ये हमारा लेक्चर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा आर.एच. विटेकर की थ्योरी के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा कि पहला अटेम्प्ट उन्होंने दिया, प्लांट्स को डिवाइड कर दिया उन्होंने हर्ब्स के अंदर, श्रब्स के अंदर, ट्रीज के अंदर। फर्दर फिर हमने देखा कि आर.एच. विटेकर की 1969 के अंदर एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होती है, जिसके अंदर उन्होंने 5 किंगडम के अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया, जो कि हमारे थे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा और एनिमेलिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि
किस तरीके से जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिफरेंशिएट नहीं कर पाता था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर, और हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। साथ ही साथ फिर हमने देखा कि हमने फिर स्टडी की किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा को हमने ब्रीफली देखा और साथ में डिटेल भी देखा, ठीक है। ब्रीफली तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, हमने डिटेल्ड किया इससे पहले, ये आखिरी में इसका हम समरी कर रहे हैं, इसका हम जो है रिकैप कर रहे हैं। उसके बाद हमने बैक्टीरिया की कुछ प्रॉपर्टीज को देखा कि बैक्टीरिया सोल मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा के, साथ ही साथ ये कॉस्मोपोलिटन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे होते हैं किंगडम मोनेरा के बैक्टीरिया। साथ ही सामने में फिर हमने देखा कि इसको शेप्स के बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हैं हम, चार क्लासिफाई करते हैं 4 ग्रुप्स के अंदर शेप्स के बेसिस के अंदर, जो हमारे आ जाते हैं स्फेरिकल शेप्ड कॉकस, रॉड शेप्ड बैसिलस, ठीक है, कॉमा शेप्ड विब्रियो और स्पिरिलम, ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। उसके बाद हमने देखा कुछ स्टेटमेंट्स जो कि डायरेक्ट उठकर नीट के पेपर में आ जाती हैं और पूछ लेते हैं कि ये कौन से किंगडम के बारे में कह रहा है, ठीक है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसके पास होती है, हमारे पास किंगडम मोनेरा के पास होती है। और साथ ही साथ जो है इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन ये वेरी डाइवर्स इन बिहेवियर, दे आर वेरी जो है डाइवर्स इन बिहेवियर, ठीक है। बहुत सारे इनके पास जो है डाइवर्स बिहेवियर होते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है। फिर हमने इसको फिर बैक्टीरिया को हमने डिवाइड किया आर्के बैक्टीरिया के अंदर और यू बैक्टीरिया के अंदर। फिर हमने आर्के बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज देखी कि किस तरीके से जो आर्के बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया हैं जो कि सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पर नॉर्मल लाइफ का जो है सस्टेन कर पाना वो मुश्किल है, सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। फिर हमने देखा कि इनके पास एक डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से ये हमारे पास इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स के अंदर रह पाते हैं। फिर हमने देखा हेलोफाइल्स के बारे में देखा, मेथनोजेंस के बारे में देखा, थर्मोएसिडोफाइल्स के बारे में देखा। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इसको हम यू बैक्टीरिया के अंदर अब देखते हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर रिजिड सेल वॉल होती है। फर्दर फिर हमने क्लासिफाई किया इसको, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फिर इसका न्यूट्रिशन देखा बैक्टीरिया का, हमने फिर रिप्रोडक्शन देखा, और उसके बाद जो हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ ये हमारे पास कुछ डिजीजेज हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती हैं, जैसे कि टाइफॉइड, कोलेरा, टेटनस, सेट्रस कैंकर, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर के अंदर हम किंगडम प्रोटिस्टा को कवर करेंगे।